Hi guys, my name is Ravi and I welcome you to my channel Code Smart with Ravi. गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ भी पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है? बट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा मेरे फ्रेंड, मेरे को प्रोग्रामर, माय क्लासमेट अभिषेक की जर्नी, जिसके थ्रू उन्होंने टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू क्रैक किया। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। ही इज अ सिस्टम्स इंजीनियर इन टीसीएस डिजिटल, जिन्होंने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू क्रैक किया एंड रिसेंटली लास्ट वीक ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो इनसे हम जानेंगे इनका एक्सपीरियंस क्या रहा टीसीएस डिजिटल को क्रैक करने के लिए, इनका क्या स्ट्रेटेजी, क्या माइंडसेट रहा थ्रू आउट हिज कॉलेज ईयर्स, एंड विल आस्क हिम क्वेश्चंस that will help you surely in your college career, and it may be helpful to you also. So starting with Abhishek. So Abhishek, कुछ अपने बारे में बताओ भाई। So, hi guys, my name is Abhishek, as you all know. I am from Information Technology branch and in Rajasthan Technical University, Kota. Uh, Basically, I am from Bokaro Steel City, Jharkhand, which is approximately 400, 1400 किलोमीटर from Rajasthan. So, मैंने schooling अपनी बोकारो में ही की और फिर after 12th I got admission into Rajasthan Technical University and I was there. ओके, सो ग्रेट। सो आप जैसे जान गए होंगे आईटी ब्रांच में और मैं सीएस ब्रांच में हूँ, तो हम क्लासमेट्स ही हैं। और सेकंड अभिषेक, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स कॉलेज सेलेक्ट करते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो आईआईटी के लिए या एनआईटी ये सब प्रिपेयर करके आए हुए होते हैं। तो शॉर्ट में बताइए कि आपका मतलब क्या स्ट्रेटेजी था उस टाइम, जेई की प्रिपरेशन के टाइम आपका क्या माइंडसेट था, क्या सिनेरियो था, थोड़ा उस बारे में बताइए। सो बेसिकली मैं जिस सिटी से हूँ ज़्यादा बड़ी सिटी है नहीं, तो यहाँ पे उतना क्रेज था नहीं। तो 11th 12th सब वैसे ही करते हैं स्कूलिंग, तो मैंने भी वैसे ही की। 12th में फिर 11th में मेरे को पता चला आईटी के बारे में, तो एक 11th तो निकल चुका था। 12th में मैंने एडमिशन ली इंस्टीट्यूट में और तैयारी की, बट साथ में बोर्ड्स भी था, तो प्रिपरेशन हो नहीं पाई अच्छे से, तो उस ईयर तो निकला नहीं, बस जीमेंस निकला था। देन मैंने ड्रॉप लिया और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया ड्रॉप के लिए। फिर 1 साल मैंने घर में ही सेल्फ स्टडी ही की है। और मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो कोटा गए हैं और वहाँ से प्रिपरेशन किए, जो कि आज एनआईटीज में है, आईआईटी से भी है। बट मैंने डिसाइड किया था घर में प्रिपरेशन करने को, तो सेल्फ स्टडी किया मैंने। एंड देन ऑल्सो मतलब जीमेंस ही क्रैक हो पाया सेकेंड ईयर भी, तो एडवांस से भी जो कुछ मार्क्स से चूक गया मैं। ओके, सो अभिषेक, सही है, आपने जेई के लिए प्रिपेयर किया। अब आप ये बताइए कि आपने मतलब प्रोग्रामिंग की स्टार्ट कब करी? आपको मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट था और जो मतलब प्रोग्रामिंग आपने रियली जो स्टार्ट करी, तो उसका मतलब स्पार्क आपको कहाँ से मिला, तो वो बताइए। सो 9th क्लास में मेरे घर पे कंप्यूटर आया हुआ, तो इंटरेस्ट तो वहां से जगह। कंप्यूटर में स्टार्टिंग में गेम्स बहुत खेलता था, तो इंटरेस्ट कंप्यूटर में जग गया। फिर इंजीनियर तो सबको बनना होता ही है बचपन में, तो फिर डिसाइड किया कि नहीं कंप्यूटर इंजीनियर बनना है अब। तो फिर 9th के बाद 10th बोर्ड दिया, फिर 11th में एडमिशन हुआ। एडमिशन के टाइम वहाँ मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस नाम से, सीबीएसई वाले बच्चों को पता होगा ये। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जावा लैंग्वेज सिखाई जाती है आपको। तो जावा इन डेप्थ भी नहीं, बट ओवरव्यू, लूप्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब। और उसमें जीयूआई एलिमेंट्स होते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स होता है। फॉर्म आप बना सकते हो, टेक्स्ट फील्ड बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और कुछ कोड कर सकते हो जिससे वो एक इंटरफेस रन करे। तो इंटरेस्ट वहां से जगा। तो वहां से फिर मैंने 11th 12th में वो किया। एंड देन फिर आफ्टर 12th मैंने एडमिशन लिया आरटीयू में। ओके, सो आपके घर पे कंप्यूटर आया और जैसे कि सब गेम्स खेल के सीखते हैं, और आपके 11 12 में भी सब्जेक्ट था, तो वहां से आपका इंटरेस्ट मतलब डेवलप हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉलेज में आने के बाद क्या सीखी और कहाँ से सीखी, और उसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था, और क्या सेम आप रिकमेंड भी करेंगे अभी जो करंट फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं, उनको आप सेम रिकमेंडेशन देंगे? और तो इस बारे में बताइए। सो फर्स्ट ईयर में आते ही अपने को मिलता है सी लैंग्वेज। बट अब जो जिस फेज से डेवलपमेंट हो रही है, उससे बस सी लैंग्वेज काफी है नहीं। और जितनी रिक्वायरमेंट है अपने को ना, वो फर्स्ट ईयर में बस सी सीख के बैठ जाना ये बिल्कुल सही नहीं मुझे लगता।
तो सीख तो एटलीस्ट चलो सिलेबस में है, बट आपको अलग से सीखना पड़ेगा एटलीस्ट जावा या पाइथन, एक कोई एक लेकर के आप चलो सी के साथ। सी प्लस प्लस तो पहले सीखनी पड़ेगी आपको, सी के साथ सी प्लस सीखो, एंड देन साथ में जावा या पाइथन एक एक लैंग्वेज उसमें से एक पकड़ लो। और वो जरूरी है यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के लिए एटलीस्ट आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो मतलब अगर कोई स्टूडेंट आता है फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए मतलब प्रोग्रामिंग, जिसका फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है प्रोग्रामिंग से, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि सी सीखना, सी से मतलब वो स्टार्ट कर सकता है, इज इट्स गुड, या फिर डायरेक्ट पाइथन या जावा पे जंप करना चाहिए? नहीं नहीं, अपने को सीखना होता है तो बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। और सी जो ये लैंग्वेज है ना, वो बहुत बेसिक लैंग्वेज है, मतलब आप समझ लो बहुत क्लोज टू हार्डवेयर है। अगर आप सी सीख जाते हो ना, तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर सीख जाते हो कि हार्डवेयर अंदर चल के आ रहा है। पाइथन क्या है, वो एज अ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। आप बहुत वो इजी है समझना और इजी है कोड करना, बट हाँ सी में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और अंदर इंटरनली कैसे कर रहा है आपका कोड, आपको वो पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से बेटर होगा सी आप सीखो स्टार्टिंग में। ओके, सो गाइज, अगर आप जैसे मिसकंसेप्शन आपके माइंड में होता है कि सी अब पुरानी हो गई है, हम सिर्फ पाइथन ही सीखेंगे अब, तो देख लीजिए, अब आपके सामने ही वो कह रहे हैं कि अगर आपको बेसिक से सीखना है और हार्डवेयर रिलेटेड भी आपको देखना है कि इंटरनली कैसे काम करती है चीजें, तो सी इज अ गुड चॉइस, आई कैन से। सो अभिषेक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, आपका भी फैसिनेशन होगा कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाएंगे तो मतलब बिल्कुल पार्टी करेंगे, और जैसा भी मतलब हम मूवीज में देखते हैं जो फैसिनेशन होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें और जो आपने रियली एक्सपीरियंस किया फर्स्ट ईयर आपका कॉलेज का, तो क्या डिफरेंसेस रहे, और आपका फर्स्ट ईयर कैसा था, इन शॉर्ट अगर आपको समराइज करना हो तो वो प्लीज बताइए। तो फर्स्ट ईयर का मैं बताऊं तो मतलब बच्चे से 10th क्लास पास करते हैं ना, तो उनकी परसेप्शन बन जाती है बॉलीवुड मूवीज को देख करके करण जौहर की, कि हाँ ये बड़ा सा कॉलेज होगा, बड़ा सा कैंपस होगा, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। तो ये सब रियलिटी में नहीं होती है ना। कॉलेज है बहुत अच्छा, सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, बट हाँ आपको फिर भी दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। आपको यहाँ लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, तो आपको मतलब खुद एक स्टेप आगे खुद से लेना है, और आपको खुद लर्न करना है, ग्रो करना है। ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट्स आजकल पूछते हैं, ठीक है, कि डेटा साइंस कर ले, मशीन लर्निंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट में एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इतने सारे बच्चों के इंटरेस्ट होते हैं या फिर लोगों से सुनते हैं इस बारे में। तो आपने अपनी कॉलेज लाइफ में क्या चीज़ें सीखी, और समर वेकेशंस को कैसे यूटिलाइज किया, और क्या टेक्नोलॉजीज आपने सीखी जिसकी वजह से आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प मिली, तो वो एक बताइए स्टूडेंट। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल ऐसे ही निकल गया, थोड़ा से पढ़ा, थोड़ा पहले से जो आता था उसी में निकल गया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ ना कि मेरे को हैकर रैंक का पता चला, तो मैंने हैकर रैंक वहां से कोडिंग स्टार्ट कर दी। तो हैकर रैंक पे क्या होती है ना, आपको बेसिक लैंग्वेजेस की एक कोर्स टाइप की मिल जाएगी, वहां पे आपको कोड करना है, आपको स्टार्स मिलते हैं। तो वहाँ एक लालच जगता है कि हाँ मेरे इतने स्टार हो गया, मैं इतने स्टार कर लिया। तो एक लालच वहां से चाहिए। तो पहले मैंने सी का किया, सी प्लस प्लस किया, जावा किया, पाइथन किया, तो सब में मैंने 5 स्टार कर लिया। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने सारी लैंग्वेज के बेसिक सीख लिया है। फिर वहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का भी एक सेम मिल जाएगा। तो वहां से फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर वहां से स्टार्ट किया। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैंने बेसिक्स वहां से किया। फिर मेरी सेकेंड ईयर में जब मैं आया, तो सेकेंड ईयर खत्म होने वाला था हैकर रैंक करते करते। फिर थर्ड ईयर में जब आया ना, तो वहां पे मेरे पोर्शन के बारे में पता चला। तो अब उस समय स्टार्टिंग में तो डर लगता था कि नहीं कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे डर जाएंगे, ग्लोबली कैसे कम्पीट करेंगे, क्या करेंगे। तो 6 महीने तो स्टार्टिंग में ऐसे ही निकल गए। तो ये थर्ड ईयर की स्टार्टिंग की 6 महीने थे। तो डरते डरते स्टार्ट तो किया, बट हाँ कोशिश करते 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 फिर मतलब वो क्या गोल्ड चैंपियन की 3 स्टार तक पहुंच गया था मैं उस टाइम पे। तो और डेवलपमेंट में आपने जैसे एंड्रॉयड बच्चे सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया या डेटा साइंस, तो इसमें से आपने क्या सेलेक्ट किया, या फिर तीनों ही किया, और कितनी कितनी डेप्थ में आपने उनको पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, तो इसको एक बार शॉर्ट में बताइए स्टूडेंट को। डेटा साइंस तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, मतलब मैंने फाइनल ईयर में ही स्टार्ट किया ये चीजें। बट स्टार्टिंग सेकेंड ईयर मैंने बताया कि हाँ कोडिंग किया था। थर्ड ईयर में अपना एक सब्जेक्ट भी था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो अपने को प्रोजेक्ट भी बनाने थे। तो उसमें मैं डिसाइड कर रहा था कि हाँ क्या करें, एंड्रॉइड करें या वेब करें।
सो मैंने फर्स्ट ईयर में एंड्रॉइड का एक कोर्स कर रखा था, मतलब बेसिक कर रखा था, 3-4 कोर्स, 5 छोटे-छोटे ऐप बना रखे थे मॉड्यूल टाइप्स। तो एक बेसिक आइडिया था एंड ऐप्स के बारे में, बट इन डेप्थ नॉलेज कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि एंड्रॉइड थोड़ा सीख लिया है, वेब के बारे में अब पता नहीं है, तो वेब स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने यूडेमी से कोर्स किया और वहाँ से मैंने नोड.जेएस स्टार्ट किया। नोड.जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, और बैकएंड में मोंगोडीबी भी मैंने यूज़ किया उसमें, और एक छोटा-सा एक वेबसाइट बनाया उसमें। तो एज़ अ वेब वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा-सा मैंने कुछ सीख लिया वो थर्ड ईयर में ही। और फिर मैंने फाइनल ईयर में आकर के डेटा साइंस और ये मशीन लर्निंग के लिए स्टार्ट किया कोर्सेरा से कोर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होगा इस अ, बात के लिए कि आपने टीसीएस के लिए कैसे अप्रोच किया, टीसीएस का आपको इंटरव्यू देने का मौका कैसे मिला, ठीक है? तो इस बारे में एक बार बताइए, क्या आपका मतलब प्रोसेस रहा उसमें? सो बेसिकली टीसीएस क्या करती है ना, वो 2 कंडक्ट कराती है टेस्ट, जिससे वो बच्चों को प्लेस करती है। टीसीएस क्या है ना कि 2-3 साल पहले ही टीसीएस ने कैंपस आना छोड़ दिया। टीसीएस ऑनलाइन ही टेस्ट कराती है, कोडिंग कॉन्टेस्ट कराती है और उसी से बच्चों को लेती है। तो टीसीएस का सबसे पहला कॉन्टेस्ट होता है ईयर स्टार्टिंग में बच्चों के लिए कि कोड बीटा, कंप्लीटली कोडिंग बेस्ड होता है राउंड। उसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 6 घंटे की विंडो मिलती है। आप उस विंडो में आप कोडिंग क्वेश्चन करो और जितने क्वेश्चंस आप करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर रैंक लिस्ट निकलती है, और रैंक के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। आपने कोडिंग किया फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने पे आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये तो कोड बीटा का हो गया। सेकंड क्या है कि टीसीएस एक एनक्यूटी भी कंडक्ट कराती है। एनक्यूटी में क्या होता है, वो क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब। उससे फिर वो फर्स्ट राउंड आप क्लियर करो एंड देन आपको फिर डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर आपको चांस मिलेगा। या तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको टेस्टर के लिए कंसीडर किया जाएगा, इसके लिए आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा कोडिंग का। और अगर आप एवरेज स्कोर कर रहे हो तो आपको निंजा का इंटरव्यू डायरेक्ट मिल जाएगा वहीं से। तो आपका ये इंटरव्यू होगा और सिंगल इंटरव्यू से ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि आप निंजा जा रहे हो, डिजिटल जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो अभिषेक, ये आप जो बेसिकली प्रोसेस। प्रोफाइल की बात करी टीसीएस निंजा या डिजिटल, तो आप स्टूडेंट्स को बताइए कि निंजा डिजिटल क्या है, उनके रोल में क्या डिफरेंस है, पैकेज वाइज क्या डिफरेंस है, एक बार ये बताइए। सो टीसीएस बेसिकली 3 टाइप्स की हायरिंग करती है, फर्स्ट निंजा, सेकंड डिजिटल एंड थर्ड इनोवेटर। पहला इनोवेटर जो है वो टीसीएस जाती है बस एनआईटीज और टॉप आईआईटीज में ही। तो अपने को तो वो चांस मिलने से रहा इनोवेटर वाला। इनोवेटर का पैकेज 11 लाख होता है, 11 एलपीए। फिर आती है डिजिटल। डिजिटल प्रोफाइल में क्या होता है, 7 एलपीए पैकेज होता है। वो ओपन टू ऑल होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और लाइकवाइज निंजा का भी यही होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और निंजा का पैकेज 3.5 एलपीए होता है। ओके, सो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा, मतलब जब आपने एनक्यूटी दिया, आप उसमें सेलेक्ट हो गए, तो इंटरव्यू कॉल आने के बाद से लेकर इंटरव्यू कितने दिन में हुआ आपका, और उसका मतलब क्या एक्सपीरियंस था, कितने राउंड्स हुए, क्या क्या पूछा गया, सो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा गया, तो उस बारे में शॉर्ट में बताइए। सो बेसिकली सिलेक्शन में लाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज वेट करना पड़ा इंटरव्यू कॉल के लिए। तो उस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया, मैंने जीएफजी पे जा करके, मतलब डिजिटल के लिए जितनी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होती है ना, वो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने अप्रॉक्स 15 to 20 एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं और उसको एक कंपाइल किया वर्ड फाइल में, एंड फिर मैंने क्वेश्चंस उनका करके फिर वो कंपेयर करके अब पढ़ना स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली इंटरव्यू में भी वही होता है, आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे पूछा गया ना, अप्रोक्सीमेटली सेम ही वही पूछते हैं, उसी डोमेन से पूछते हैं। तो ज्यादा वहाँ पे कोडिंग आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, क्योंकि कोडिंग आप करके आए हैं पहले से। आपको बेसिकली प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाएगा, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है और आपको कितनी नॉलेज है उस प्रोजेक्ट के बारे में। आपको वो सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है ये आपको टेस्ट किया जाएगा, एंड देन आपको फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप टेस्ट हो या नहीं। तो कोर सब्जेक्ट्स में अभिषेक कौन कौन सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर स्टूडेंट्स को फोकस करने की जरूरत है, और जिससे डायरेक्ट टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो एक बार बताओ। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर 100% है तो उसमें से 50% आप डीबीएमएस करो, देन 30% आप उसमें फिर कोर्स करो, एंड 20% आप उसमें ओएस भी करो, कुछ ओएस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली यही है डीबीएमएस, ग्रुप्स और ओएस।
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और ये एक्टिविटी और ये इंटरव्यू में पूछते नहीं है कि आप या तो कोडिंग करके आए होते हो या फिर इंटरव्यू मतलब टेस्ट में आपने कोडिंग कर रखा है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछेंगे नहीं, लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पूछेंगे आपसे, बस कोर सब्जेक्ट में ये तीन मेन है आपको, ये बेसिक और जनरल बाकी क्वेश्चन है आपको नेट पे मिल जाएंगे, आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं वही सब पूछते हैं। ओके, सो आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी उन्होंने इंक्वायरी करी कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हैं, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस किए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू देते टाइम कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बना रखे थे जिसके थ्रू आपको हेल्प मिली सिलेक्शन में, और कितने प्रोजेक्ट्स बनाए आपने, कितने बनाने चाहिए, कौन-सी टेक्नोलॉजी पे बनाना सही होता है? तो ये सब चीज़ें आंसर करिए। हुँ। सो बेसिकली फाइनल ईयर में मैं जब गया तो मैंने स्टार्ट कर दिया था डेटा साइंस, कोर्सेरा से मैंने कोर्स करना स्टार्ट कर दिया था मशीन लर्निंग का। बट मैंने थर्ड ईयर में जैसे बताया सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स किया था, तो वहाँ से एक प्रोजेक्ट मेरे पास था, बेसिक प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों यूज था, और मेरे को पता था ये काम कैसे करता है, फ्रंट एंड बैक एंड काम कैसे चल रहा है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट इंक्लूड किया वेब डेवलपमेंट का, जो मैंने उस कोर्स से लिया था। सेकेंड प्रोजेक्ट मेरा था मशीन लर्निंग का, काफी बेसिक से था। अपने को क्या होता है ना, मशीन लर्निंग जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स होती हैं, तो अपने को पता नहीं होता है कि कौन सा एल्गोरिदम किस में अप्लाई करें। आप एक क्वेश्चन में 5 एल्गोरिदम्स अप्लाई करें, पांचों आपको रिजल्ट देने लगते हैं। थोड़ा सा एक्यूरेसी डिफरेंस होती है बट रिजल्ट आप सब दे रहे हैं। तो उसमें पता नहीं होता कि कौन सा यूज करना था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वही था कि एक मैंने डेटा सेट उठाया और उससे मैंने 3-4 एल्गोरिदम्स यूज किए, लाइक एसवीएम था और डिसेंट्री था, और ये सब एल्गोरिदम यूज करके मैंने फिर एक्यूरेसी से ऊपर कंपेयर किया। तो बेसिकली ये एक लर्निंग पर्पस के लिए भी था कि हम मुझे पता चला कि कौन सा एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रही है और कौन से डेटा सेट के लिए क्या सूटेबल होता है। तो वहां से मेरा एक प्रोजेक्ट ये हो गया था। सो बेसिकली थर्ड प्रोजेक्ट ये था कि वो भी मशीन लर्निंग बेस्ड ही था, बट हाँ थोड़ा डेटा एनालिटिक्स था। लाइक हम लोग कुछ भी अगर मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो डेटा हम लोग क्या करते हैं ना कि कहीं से उठा लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, डेटा खुद से जनरेट किया जाए। तो थर्ड प्रोजेक्ट में मैंने यही किया कि हाँ एक डेटा खुद से जनरेट करेंगे, उसके लिए एक एपीआई मैंने यूज की थी, जो कि मुझे आईबीएम डेटा साइंस कोर्स में सिखाया गया था। तो उस एपीआई का यूज करके मेरा डेटा कलेक्ट किया, थोड़ी बहुत वेब स्क्रैपिंग भी करके मैंने विकिपीडिया से भी डेटा कलेक्ट किया, एंड देन मैंने एक एल्गोरिथम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, जिसमें था कि वो एक लाइक सपोज कि प्लेस प्रिडिक्टर था कि opening a shopping mall in a particular place, like oh, which is the best place to open a new shopping mall. तो एज अ डेटा एनालिटिक्स मॉडल मैंने बना करके और ये एज अ प्रोजेक्ट रखा था। ओके, सो तो मतलब ये तीन आपके प्रोजेक्ट हो गए मेरे। 3 प्रोजेक्ट्स थे, इसमें से 1 वेब डेवलपमेंट और 2 मशीन लर्निंग के थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने तो वेब डेवलपमेंट का और मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट रखा अपने इंटरव्यूज के टाइम, तो स्टूडेंट्स को मतलब कौन से डोमेन के प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं, क्या क्या लेवल, मतलब कितने डीप प्रोजेक्ट्स उनको बनाने चाहिए जिससे उनके इंटरव्यू पे इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। और अपन देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ बना लेते हैं बट वो इंटरव्यूज में उतना इफेक्टिव होता नहीं है, तो इस बारे में बताइए कि क्या क्या बना सकते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन सोचते हैं ना कि मैंने मशीन लर्निंग में पढ़ रहा हूँ तो मैं मशीन लर्निंग का लाइक ओपन सीवी बना लूँ, कुछ इमेज डिटेक्शन बना लूँ, कुछ बड़ा सा कर लूँ। तो अपने को ये जरूरी नहीं है बड़ा सा करना। अपने को क्या करना है, अपन फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को इतने रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है। किसी भी बड़ी कंपनी में आप जाइए तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट हो, लेकिन हाँ आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डिफरेंट फील्ड्स में मिलनी चाहिए। लाइक आप अगर मशीन लर्निंग कर रहे हो तो सिर्फ मशीन लर्निंग का वेट मत रखो, आप 2-3 डोमेन का रखो। जैसे मैंने रखा था एक वेब डेवलपमेंट का। तो आप क्या कर सकते हो, आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो कि आप एक वेब या एंड्रॉइड ऐप दोनों में से कोई एक रख लो, ताकि आपको डेवलपमेंट पार्ट क्लियर हो जाए कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस चीजों को। सेकंड में आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड रख लो, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आप ये रख लो। और या तो फिर आप ब्लॉकचेन रख लो, ये आप कर सकते हो। तो आप एक तो डेवलपमेंट पार्ट का एंड्रॉइड और वेब का प्रोजेक्ट रख सकते हो, और बाकी आपको डोमेन जो इंटरेस्ट है उसका 1 या 2 प्रोजेक्ट रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रोजेक्ट इनफ है आपके रिज्यूमे के लिए। तो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में अभी बात करी थी, तो आप आप कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस हुए, मतलब, और आपने क्या क्या उसमें किया, कहाँ से सीखा, और क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जरूरी है भी सही या फिर उसके बिना भी काम चल सकता है जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो इस बारे में बताइए।
सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैं तो कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। अगर आप स्टार्टअप कंपनीज के लिए सिर्फ फोकस्ड हो, तो फिर वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पूछेंगे। वहाँ उनको चाहिए डेवलपर्स जो कि वेल ट्रेन्ड हो, उनको आता हो डेवलपर इम्प्लीमेंट करना आता हो। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली पढ़ना चाह रहे हो मतलब स्टार्टअप कंपनीज के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप डेवलपमेंट वहाँ करो। आप वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखो और वो आपको वहाँ से जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर बाकी कंपनीज को देख लें, अगर वो छोटी वो कंपनी या बड़ी कंपनी, सब जगह आपको रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी ही कोडिंग की। कोडिंग आप कैसे करोगे? आप बस लैंग्वेज सीख करके और जाकर के इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम आती है। आप डेटा एल्गोरिदम मान लो आप पढ़ भी लिए, वीडियो से देख भी लिए, बट आपको वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस कहाँ करें? उसके लिए है सीपी, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, वो कोर्सेज इंडिया खुद का है, कोड फोर्सेस ग्लोबल है। तो ये दो बेस्ट है अभी प्लेटफॉर्म्स जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्पिटेटिव कोडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद हैकर रैंक स्टार्ट किया। लाइक 6 महीने 8 महीने मैंने हैकर रैंक किया। वहां से मैंने बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीख लिया, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन बेसिक सीख लिया वहां से। देन फिर मैं जब थर्ड ईयर में गया, फिर मैंने कॉम्पिटेटिव कोडिंग मतलब स्टार्ट सुना मैंने कोडशेफ के बारे में। बट उससे मैं डर लगता था कैसे करे कैसे नहीं करे, सोचे मैंने तो वहाँ वैसे टाइम वेस्ट हो गया सोचने में ही करे कि नहीं करे। देन फिर मैंने कोडशेफ पे कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो 6 महीने मुझे लगा थोड़ा स्टेबल होने में कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में स्टार्ट हो गया। तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। अब ग्लोबली कॉन्टेस्ट कर रहे हो, अब रैंक 10 जाके पार जाएगा, 20,000 रैंक जाएगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बट हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीखते सीखते अब वहाँ करते हो। फिर मैंने भी वहाँ से सीखते सीखते इम्प्रूव किया मैंने वहाँ पे कोडशेफ का। बट फिर एट द एंड ऑफ लाइक थर्ड ईयर मेरे को फील हुआ कि यार मैं अकेले ही कोडिंग कर रहा हूँ, कोई आसपास कोडिंग कर ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार कोई कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ पे सब मिलकर कोडिंग करेंगे और सब एक साथ ग्रो करेंगे। तो फिर मैंने फाइनल ईयर में मतलब फाइनल ईयर जब जाने वाला था, मैं थर्ड ईयर के एंड में एक स्टार्ट किया कम्युनिटी आरडीओ कोडर्स। और वहां से मैंने जूनियर्स को बुलाना शुरू किया। वहां से जूनियर्स को मतलब कलेक्ट किया एंड देन ग्रुप्स बनाया, और वहां से फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आपका यूज कहाँ आएगा? कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आपका यूज आएगा जब आप इंटरव्यू में बैठोगे। इंटरव्यू में लाइक अमेजोन और बेसिकली आप अगर फैंग की बात करो, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, इन सब कंपनी से बैठने के लिए आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जरूरी है। लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कह सकते हैं। तो वहां पे इंटरव्यू जो राउंड होते हैं स्टार्टिंग के 2-3 राउंड तो जस्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो पूछेंगे आपसे। तो ये अगर आपको बड़ी कंपनी में जानी है, तो सोच लो आपको गवर्नमेंट तो नहीं। सो ग्रेट अभिषेक, आपने कम्युनिटी डेवलप कर दी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। दैट्स ग्रेट। सो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ही रिक्वायर्ड होते हैं मतलब, बट अगर आपको उसमें प्रैक्टिस अच्छी करनी है, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, चलो। ओके, तो अभिषेक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात हो गई, कोडिंग की बात हो गई, डेवलपमेंट की बात हो गई, काफी बात इस बारे में हो गई। ठीक है, बट हम कॉलेज में आए हैं तो एकेडमिक वाइज भी हमें थोड़ा सा कुछ परफॉर्म करना होता है, कॉलेज के पेपर भी देने पड़ते हैं। तो अब आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में, कि आपकी क्या सीजीपीए एज ऑफ नाउ है, और क्या सीजीपीए प्लेसमेंट को अफेक्ट करती है, अगर करती है तो किस डिग्री तक वो अफेक्ट करती है, तो उसका क्या रोल है, वो उस बारे में बताइए सीजीपीए का। So, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हाँ सीजीपीए मैटर नहीं करती है। लाइक सीजीपीए मैटर करती है बट एक पॉइंट तक। लाइक बहुत सारी कंपनी होती है वो डिफाइन कर देती है अपना कट ऑफ कि हाँ 6.5 ही लेंगे, 7 ही लेंगे ऐसे। तो मोस्टली जितनी कंपनी है ना वो 6 या 6.5 ही कट ऑफ रखती है, उससे ज्यादा नहीं रखती है। तो आप सोचो आपको कहाँ ज्यादा फोकस करना है। अपने पास है 4 साल। 4 साल में अगर आप यहाँ फोकस करना चाहोगे सीजीपी बढ़ाने पे, या फिर आप डेवलपमेंट फोकस करना चाहोगे, या फिर आप कोडिंग पे फोकस करना चाहोगे, तो आपको अपनी टाइम खुद से डिसाइड करनी है। हर जगह आपको टाइम लगेगी ही लगेगी। एक जगह आप जाना चाहोगे, दूसरी जगह से आपको नीचे थोड़ा आना ही पड़ेगा। एक मैं अपना बताता हूँ पहले। मेरी सीजीपी अभी 7.9 है, जो कि आई गेस फाइनल ईयर निकलते निकलते 8 हो जाएगी, वो अलग बात है। बट हाँ, मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट आप 7 सीजीपी रखो अपने रेज्यूमे में। 7 सीजीपी इनफ है कंपनी से बैठने के लिए, चाहे कोई भी कंपनी हो वो। और उसके बाद आप डेवलपमेंट करो, कोडिंग करो, और ये सब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते रहो। तो ये ज्यादा सही रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप सीजीपी मान लो 10 सीजीपी भी आप ला करके बैठे हो और आपके कहीं प्लेसमेंट नहीं हो रही है,
प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही? आपकी कोडिंग स्किल्स नहीं है आपके पास, आपके पास कोर स्किल्स नहीं है, इसलिए नहीं हो रही है। तो अगर वहाँ आप लैग मत करो, अगर वहाँ आपका सही है तो फिर आप पढ़ो, कोई सीजीपीए के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 लाओ, आप 10 लाओ, बहुत बढ़िया होगी फिर। सो स्टूडेंट्स, आप मतलब सीजीपीए पे ऐसा नहीं, बिल्कुल भी फोकस मत करो, रिक्वायर्ड है वो एज अ कट ऑफ के फॉर्म में। बट हाँ, अपना टाइम सिर्फ सीजीपीए और सिर्फ एकेडमिक्स पे ना लगा के डेवलपमेंट, कोडिंग, इन पर भी आप ध्यान दो, क्योंकि एट द एंड जॉब प्लेसमेंट में आपको ये हेल्प काफी करने वाली है। ओके, सो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि स्टूडेंट थर्ड ईयर में या फिर सेकेंड ईयर के एंड होते हुए भी इंटर्नशिप्स के बारे में काफी वरिड रहते हैं। तो आप ये बताइए कि इंटर्नशिप क्या जरूरी है, और अगर इंटर्नशिप आपने अपनी लाइफ में, मतलब कॉलेज कॉलेज में आपने कौन सी इंटर्नशिप करी? वैसे तो कोरोना की वजह से फिजिकल फॉर्म में इंटर्नशिप होना अब थोड़ा सा मुश्किल ही हो गया है। तो जो भी इंटर्नशिप ऑनलाइन हो सकती है, या फिर उनका क्या रोल है प्लेसमेंट्स में और आपके करियर ग्रोथ में, तो इंटर्नशिप्स के बारे में बताइए। सो इंटर्नशिप मतलब रोल प्ले करती है आपके रेज्यूमे के लिए। अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो आपको इंटरव्यू में क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है, लाइक इंटरव्यू पे लगता है कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस तो है इसके पास, तब ये इंटर्नशिप किया है इसने और कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। बट वो इंटर्नशिप मैटर तब करती है ना जब आप कंपनी में जा करके इंटर्नशिप करते हो। लाइक अगर आप ऑनलाइन बैठ करके इंटर्नशिप कर रहे हो तो फिर वो तो बराबर हो गया ना कि आप ऑनलाइन कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ और। तो ये कोविड 19 के सिचुएशन में मुझे लगता नहीं है कि इंटर्नशिप इतना मैटर करेगी। उस टाइम को आप कहीं और यूज करो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप डेवलपमेंट करो, आप कोडिंग करो, और अपने रिज्यूमे को मतलब आप भरो। जितना आप इम्प्रूव कर सकते हो रिज्यूमे को, फिर वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। सो गाइस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली अभिषेक गॉट एन इंटर्नशिप एट टीसीएस इन वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। सो अभिषेक, आपने वो इंटर्नशिप कैसे क्रैक करी, आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, और उस इंटर्नशिप में मतलब आपका क्या रोल था, और कितने टाइम के लिए वो थी, वो इंटर्नशिप अनपेड थी या फिर फ्री थी? तो ये सब इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली वो इंटर्नशिप टीचर्स की तरफ से ही थी। जो भी डिजिटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो जितना ड्यूरेशन आपके पास है अभी ज्वाइनिंग के टाइम तक। तो उस ड्यूरेशन को आप यूटिलाइज करके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो वहां से पोर्टल पे टीसीएस के इंटर्नशिप बहुत सारे आए। अपने को सिलेक्ट करना था इंटर्नशिप, तो एट मैक्स 3 सिलेक्ट कर सकते थे हम। तो मैंने भी 3 सिलेक्ट किया। तो उसके बाद क्या होता है कि आप शॉर्टलिस्ट होते हो उनसे, फिर आपको कॉल्स आती हैं। सो जिस प्रोजेक्ट की वो इंटर्नशिप होगी उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो आपको कॉल करेगा। कॉल करके वो फोन कॉल इंटरव्यू होता है 10 मिनट की अप्रॉक्स। तो वहां से आपको सिलेक्ट करता था। मेरे को भी कॉल्स 2-3 आए जो मैंने भर रखे थे, वो अप्लाई कर रखे थे। तो उससे मुझे वो क्वेश्चन पूछे गए और रेज्यूमे बेस्ड ही थे। मैंने मशीन लर्निंग बेस्ड ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, तो मुझे उससे क्वेश्चन पूछे। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट द रिजल्ट कि आई एम सिलेक्टेड इन इंटर्नशिप। सो मेरा इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट ये था कि ऑटोमेशन ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ एआई सिस्टम। लाइक मेरे को क्या क्या करना था ना कि अपने को वहाँ पे एआई सिस्टम्स दिए रखे। एआई सिस्टम मतलब एआई मॉडल्स जो है प्रोडक्शन में वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब अपने को क्या करना, उनका टेस्टिंग करना था कि वो सही से प्रेडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उस जो प्रोसेस है ना वो टेस्टिंग की, उसको ऑटोमेट करना था। ओके, सो इन शॉर्ट आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, टीसीएस में आपने इंटर्नशिप भी कर ली, उसी में आपकी जॉब भी मिल गई। तो एक क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, ये कि जब भी उनका इंटर्नशिप के लिए या तो चांस मिलता है या फिर जॉब के लिए चांस मिलता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि रिज्यूमे मांगते हैं हर कोई। तो रिज्यूमे बनाना अपने आप में एक, मतलब कहना चाहिए आज की डेट में एक आर्ट है, रिज्यूमे बनाना भी। तो अगर कोई फ्रेशर है, उससे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो रिज्यूमे में रिज्यूमे को कैसे बना सकता है, प्रेजेंटेबल कैसे बनाए, और क्या चीज उसमें डाले, क्या रेलेवेंट चीजें डाले और क्या नॉनसेंस हटाए, जिसकी वजह से उसके चांसेस सेलेक्ट होने के काफी हद तक बढ़ जाएं। तो रिज्यूमे के ऊपर कुछ टिप्स बताइए। सो बेसिकली रेज्यूमे में क्या है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि उन्होंने जितने 4 साल में कर रखी है ना वो सब में डाल दो रेज्यूमे। तो वो डालने के चक्कर में उनका रेज्यूमे 3 पेज या 4 पेज तक पहुंच जाता है। तो उतना अपने को नहीं करना। अपने को सिंगल 1 पेज का रेज्यूमे बनाना है और बहुत ही स्पेसिफिक चीज लिखने हैं उसमें।
और एज वी आर इंजीनियर्स तो अपने को टेक्निकल चीज ज्यादा करनी है वहाँ पे। नॉन टेक्निकल पार्ट को हटा आपने कर रखी है, बहुत बढ़िया है। एक दो पॉइंट आप मेंशन कर दो और नॉन टेक्निकल चीज सारी हटा दो वहाँ से, आप टेक्निकल चीज वहाँ रखो। जैसे मैंने सेकेंड ईयर में हैकर रैंक कर रखा था, तो हैकर रैंक की मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डाली वहाँ पर। मैंने कोर्सेप कर रखा था, तो वहां से मेरे को अचीवमेंट्स मिला था, तो मैंने वो सब इंक्लूड किया यहाँ पर। मैंने सर्टिफिकेशन कर रखे थे एनपीटीईएल से भी, कोर्सेरा से भी, तो सर्टिफिकेशन कॉलम भी मेरा भर गया था। मैंने प्रोजेक्ट्स भी बना रखे थे, तो प्रोजेक्ट्स कॉलम भी मेरे दो तीन थे वहाँ पे, वो भी भर गया था। तो एक मेरे जो सिंगल पेज था मेरा ना, वो कंप्लीट भरा भरा सा लग रहा था, और हाँ वो एक स्ट्रक्चर वे में था। मेरा रेज्यूमे बहुत ही कॉन्साइज था, और मैंने जितनी कंपनीज में अप्लाई किया, मुझे लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनी से रिप्लाई मिला रेज्यूमे के लिए। लाइक मेरा सिलेक्शन अमेजोन के लिए भी हुआ था, शॉर्ट लिस्ट उसमें हुआ था। फिर मैंने गूगल के लिए भी अप्लाई किया था, गूगल में सिलेक्ट हुआ था मेरा, उसका भी टेस्ट मेरा रिजेक्ट हो गया। बट हाँ, सिलेक्शन हुआ मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट कहीं नहीं हुआ, बट हाँ, हर जगह हुआ सिलेक्शन। ओके सो गाइज आपके रेफरेंस के लिए इनका ही रिज्यूमे मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरा रिज्यूमे बनाना गाइज मतलब आप ज़्यादा हैक्टिक मत लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से भी आप उसको बना सकते हैं। और रेफरेंस के लिए इनका रिज्यूमे तो मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपका रिज्यूमे कई जगह शॉर्टलिस्ट हुआ, कई डिफरेंट कंपनीज में। ठीक है, तो आपने किन किन कंपनीज में अप्लाई किया था, और वहां से जब आपको रिजेक्शन फेस हुआ तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? आपने मतलब कैसे अपने आप को स्टेबल बनाए रखा कि आप आगे अप्लाई कर सके? तो रिजेक्शन से आपने कैसे डील किया ताकि एट द एंड आपको इतनी अच्छी जॉब मिल पाई? तो बेसिकली रिजेक्शन की बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ही रिजेक्शन मिल चुकी थी। लाइक टीसीएस जो कंडक्ट कराती है कोड बेटा का मैंने एग्जाम दिया, 6 क्वेश्चन थे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे एक ही क्वेश्चन हो पाया। इतना कोडिंग करने के बाद भी, मतलब क्या कहते हैं ना कि कभी कभी लक सही नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस मेरे से हो नहीं पाया, बस एक ही क्वेश्चन हुआ मेरे से। तो मेरी रैंक्स अप्रोक्सीमेटली 13,000 तक चली गई उसमें। सो टीचर्स क्या की ना कि उस समय अप्रोक्सीमेटली 11,000 लोग की इंटरव्यू ली। सो मैं चट गया थोड़ी से के लिए वहां पे। वहां बहुत अफसोस हुआ। लाइक एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ कोडिंग के बेस पे मेरा जॉब होने वाला था। मेरे पास सिर्फ और मौका था टीसीएस एनक्यूटी के लिए। सो उसके लिए देन प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। और वहां पे फिर मैं जाकर के, जैसे मैंने बताया, वहां से मेरी जॉब फिर टीसीएस जिसमें में लगी। बट इन इन बिटवीन मेरे को एक और ऑफर मिली थी। लाइक हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म से मैंने एक कोडिंग कॉन्टेस्ट दिया था, और वहां से मेरे को एक एनसीआर कंपनी की अपॉर्चुनिटी आई थी। तो उसमें भी मैंने 2 राउंड्स तक पहुंचा था मैं। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों ही लगभग ठीक गए थे। बट उसके बाद मेरे को फिर कॉल कुछ आया नहीं, तो वहां से मैं रिजेक्ट हो गया। देन उसके बाद भी मेरे को जनवरी में रिसेंटली अमेजोन के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ मेरे रिज्यूमे, एंड मुझे असेसमेंट लिंक आया असेसमेंट देने के लिए। उसमें क्या था यार कि 6 कोडिंग क्वेश्चंस थे, डिबगिंग क्वेश्चन और 2 कोडिंग क्वेश्चन, एंड देन कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने 6 का 6 डिबगिंग क्वेश्चन कर दिया, और 2 कोडिंग क्वेश्चन भी मैंने पूरा कर दिया, और एंड जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे वो भी लगभग कर। बट फिर भी मेरे को रिजेक्शन वहां से मिला। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। लाइक मैंने सब कुछ कर दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ। ओके सो गाइज आपने देखा कि अभिषेक को तीन तीन रिजेक्शंस मिले जॉब में, बट एट द एंड वही कहते हैं ना कि इफ एंड्स इफ ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। सो अब फाइनली वो सिस्टम्स इंजीनियर है टीसीएस में विद 7 लाख पर एनम पैकेज। तो अगर वो उस टाइम हार मान के बैठ गए होते कि मेरा 3 जगह नहीं हुआ, अब का ही होगा मेरा, तो आज शायद हम इंटरव्यू ना ले रहे होते। तो दिस थिंग वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम हिम दैट यू शुड नेवर लूज होप while गिविंग इंटरव्यूज एंड यू शुड कीप aside rejections in your way. ओके सो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब कोई स्टूडेंट 3 ईयर कॉलेज में आ जाता है, या फिर उसका कॉलेज में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो, लाइक एनआईटीज और आईआईटीज, सो उसके पास क्या कोई चांस नहीं होता, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिलती ही नहीं है? ठीक है, तो क्या टीयर 3 में होना थोड़े कम अच्छे कॉलेज में होना इतना बुरा होता है, या फिर आज की डेट में उतना फर्क नहीं रहता? तो इस बारे में बताइए। सो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, फर्क तो पड़ता है, बट एक कुछ एक्सटेंड तक फर्क पड़ता है। लाइक अगर फर्क पड़ता ज्यादा, तो फिर मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता। रेज्यूमे मेरा सिलेक्ट हुआ, मैंने असेसमेंट तक दिया, मे बी असेसमेंट में और भी लोग होंगे जिन्होंने अच्छा किया। तो वहां जाकर के एक होता है ना क्राइटेरिया, वहां जाकर आप फंस सकते हो। कि वो डिपेंड करता है टोटली आपके लक पे, कि उस टाइम पे कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उनका क्या क्या किस किस कॉलेजेस थे जो। तो वहाँ एक मैटर करता है। और कुछ कंपनीज होती हैं जो पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि हाँ वो आईआईटीज एनआईटीज बच्चों को ही लेंगे।
तो वहाँ से तो अपॉर्चुनिटी अपने को वहीं से कट जाती है, वहाँ से फिर मिलती नहीं है। तो बेसिकली कहूँ तो अगर जो हायर पैकेजेस कंपनी होती है ना, लाइक 20, 30, 40 LPA कंपनी, वो IITs एनआईटीज को ही प्रेफर करती है, बट हाँ वो अपॉर्चुनिटी देती है आउट कैंपस को भी। बट आपको उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, लाइक आप अगर एवरेज हो, आपने ठीक ठाक कोडिंग कर ली, ठीक ठाक कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर ली, तो फिर भी आपको चांस उतने मिलेगी नहीं। तो गाइज मतलब अगर आपने जैसे आईआईटी जेई दिया और आपको अगर काफी अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, थोड़ा सा बिलो एवरेज एवरेज कॉलेज अगर आपको मिला है, तो उसमें मतलब आपको डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज। हाँ, भले ही थोड़ी कम है, बट यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन योर फील्ड। तो आप उनको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। माना आपको प्लेट में परोस के जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है, आपको छीननी पड़ेगी, सो आप कर सकते हैं। ओके। ओके, सो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट काफी हमारे इंटरव्यूज के लिए, सिलेक्शन के लिए, जॉब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपसे पूछूं कि एक करेक्ट पाथवे क्या होना चाहिए किसी एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मान लीजिए कोई आया है अभी अभी कॉलेज में, तो उसका क्या पाथ होना चाहिए, उसको क्या चीज सीखनी है, किस ऑर्डर में सीखनी चाहिए, और सोर्सेज भी अगर आप बता सके कि क्या उसके लिए एक पाथ है। बिकॉज आई नो दैट आपने काफी मुश्किल से हर जगह हाथ पैर मार के सीखा होगा कि यहाँ से नहीं समझ में आया, वहां से। सो आफ्टर आप सीख चुके हैं, तो आपने एक अच्छा सा पाथ अपने माइंड में डिसाइड कर लिया होगा, सो वो आप शेयर करिए। सो मैंने अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 साल लगाए हैं इन कोडिंग को सीखने में, और ये पूरा जो मैंने पाथ कवर किया है। सो मेरे पास कोई ऐसा कुछ गाइडेंस था नहीं, तो मेरे को से एक्सप्लोर करना था। और उस समय यूट्यूब चैनल्स भी इतने नहीं थे कि वहां से आप सर्च करके आप सीख लो। अब जा करके आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं, और वो बहुत अच्छा गाइड भी कर रहे हैं आपको, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। बट बेसिकली जो मैंने किया था, मैंने सेकेंड ईयर में, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आप स्टार्ट करो हैकर रैंक से। वहां से आप बेसिकली बेसिक्स लैंग्वेजेस सीख लो, C++, जावा, पाइथन, आप उसमें एटलीस्ट 5 स्टार कर लो। कुछ क्वेश्चंस करोगे आपको मिल जाएगा 5 स्टार, तो आपको बेसिक्स वहां से क्लियर हो जाएगी। देन आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। आप उसके लिए यूट्यूब चैनल्स रेफर कर सकते हो, वहां से थोड़ा सा सीखो, और आपको बस यूट्यूब देख करके आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव कोडिंग की। तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे फिर, कोडशेफ और कोड फोर्सेस। तो कोडशेफ मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपको डर लगता है कॉम्पीट करने में, तो आप कोडशेफ से स्टार्ट करो। वहाँ 10 डेज की आपको कोडिंग चैलेंज मिल जाएगी, आपको एक कॉन्टेस्ट चलती है 10 डेज वाली, वो आप करो। वहां से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको टाइम कंस्टेंट नहीं रहेगा, तो आप कोडिंग वहां से स्टार्ट कर पाओगे, कॉम्पिटेटिव कोडिंग। फिर वहां से आप, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा हो गए हो कॉम्पिटेटिव कोडिंग में, देन आप स्विच कर सकते हो कोड कोर्सेज पे। वहाँ आपको ग्लोबल कोडर्स मिलेंगे, जो टॉप रैंक वन कोडर है, रेड कोडर्स हैं, वो वहाँ पे मिलेंगे आपको, आप उनके साथ कम्पीट कर सकते हो और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। सो बेसिकली बात यही है। ओके, सो काफी सही बात बताया आपने कॉम्पिटेटिव कोडिंग के लिए। तो गाइस, जैसे इन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज की बात चली है, तो आपको इसमें मैं बताना चाहूंगा, मेरे चैनल पे C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स चल रहे हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। और मैं भी उनके साथ ही पढ़ा हूँ, सो आई ट्राइड क्वाइट गुड कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो एक बार चेकआउट करना, जिसका लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा। ओके, सो अभिषेक, काफी बातें हो गई इंटरव्यूज के बारे में, कॉम्पिटेटिव कोडिंग के बारे में, और उसका क्या एक जर्नी हो सकती है अपनी। तो ये पूछना चाहूंगा कि ये तो सब CS और IT वाले बैकग्राउंड के लिए हुआ, ठीक है। तो अब जो हमारे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स नॉन IT ब्रांच से हैं, नॉन CS ब्रांच से हैं, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, EC इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से है, ठीक है। तो उनके तो करिकुलम में प्रोग्रामिंग होती ही नहीं है, और ये जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आपने बताया इंटरव्यूज में, वो होते ही नहीं है। तो क्या ये वो समझ सकते हैं कि वो IT जॉब में स्विच कर ही नहीं सकते, या वो उसमें उनके लिए बनी ही नहीं है, या फिर उनको अपना मतलब अपने फील्ड की जॉब ही करनी पड़ेगी। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर नॉन CS नॉन IT स्टूडेंट्स को IT जॉब में जाना हो, तो वो उनके लिए क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। सो जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी लगभग इक्वल ही है। बट हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि हम CSIT को ही लेंगे, या फिर कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है CSIT, तो वो उन्हीं को लेंगे। बट हाँ, जनरली अगर बात करें तो सर्विस बेस्ड कंपनी जितनी है वो सबको अलाउ करती है। आपका कोई भी ब्रांच हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, वो अलाउ करेंगे आपको। लेकिन हाँ, आपके पास बेसिक होना चाहिए, लाइक आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए बेसिक सी, और आपको थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लाइक उस कॉन्सेप्ट तो जरूरी है, एटलीस्ट आप वो पढ़ सकते हो। और थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लिए DBMS, तो वो बेटर है आपके लिए। बट हाँ,
बेसिक नॉलेज आपके पास अगर है तो आप जॉब ले सकते हो सर्विस बेस्ड कंपनी में। और प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें तो वहाँ कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। आप किसी भी ब्रांच से हो, कहीं से भी हो, कुछ नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है, कॉम्पिटेटिव कोडिंग आपने कर रखी है, तो फिर वो आपको आप कर सकते ओके, सो गाइस, जैसे आपने सुना कि अगर आप मान लीजिए दूसरी ब्रांच से हैं, नॉन आईटी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, कोई सी ब्रांच से हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप आईटी जॉब्स नहीं क्रैक कर सकते हैं। ओके, बट हाँ, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके करिकुलम में वो सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। तो आपको अलग से वो सीखने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर सब्जेक्ट्स। तो थोड़ी मेहनत आपके पार्ट पे ज़्यादा होगी, बट इफ़ यू हैव the curiosity to learn and you are much eager to get a job in IT, then nothing is difficult, because सर्विस बेस में जैसे अभिषेक ने बताया आपको मिल ही जाएगी, और प्रोडक्ट बेस में तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द डोर्स आर स्टिल ओपन फॉर यू। ओके, सो अभिषेक, एक थोड़ा सा मैं थोड़ा पर्सनल टॉपिक पूछना चाहूंगा। पर्सनल क्वेश्चन है, और काफी स्टूडेंट्स का के जो फेस फेस करते हैं सिचुएशन फर्स्ट ईयर में आने के बाद, कि कुछ स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि डज हैविंग अ रिलेशनशिप अफेक्ट देयर चांस टू गेट प्लेस्ड, और डज इट हैम्पर देयर स्टडीज? उनकी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ता है इससे? तो इस बारे में थोड़ा बताइए। हैं। सो इस बारे में मतलब मेरी तो दोनों ओपिनियन है। लाइक अगर आप नहीं हो तो भी ठीक, अगर हो तो भी ठीक। लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पास एक बेनिफिट होगा कि हाँ, आप एक होता है ना कि आप पेयर कोडिंग कर रहे हो, पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप अपने डाउट्स उससे पूछ रहे हो, वो सामने वाला आपसे डाउट पूछे, तो ये एक बेनिफिट मिलता है आपको। बट हाँ, अगर आप नहीं हो तो आपके पास एक डबल बेनिफिट मिलेगा, आपके पास टाइम ज्यादा मिलेगा, टाइम वेस्ट कम करोगे आप, और फोकस ज्यादा कर सकते हो अपनी स्टडीज पे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जो रिलेशनशिप में है वो अचीव ज्यादा कर देंगे या जो नहीं है वो ज्यादा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो, आप कितना स्टडी पे ध्यान देते हो नहीं देते हो, बस ये मैटर ज्यादा करता है। ओके, सो रिलेशनशिप डज अफेक्ट, बट या डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे लेते हो। तो कोडर गर्लफ्रेंड हो अगर, या कोडर बॉयफ्रेंड हो आपका, तो आपको हेल्प मिलेगी इस चीज में, ये कहना चाहते हैं अभिषेक। सो अभिषेक, जैसे अभी आप टीसीएस के साथ काम कर रहे हो एज अ सिस्टम्स इंजीनियर, ठीक है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आप किसी जॉब में स्विच करना चाहोगे, मतलब आप किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर हायर स्टडीज का आपका प्लान है? तो आपका मतलब ऐसे फ्यूचर प्लान क्या रहेगा अपने करियर के लिए? सो मेरा फ्यूचर प्लान हायर स्टडीज तो बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बिलो एवरेज हूँ स्टडीज में। सो मैं ये तो नहीं करने वाला, बट हाँ, अभी जो कंपनी में मैं हूँ, आई विल ट्राई टू लर्न मोर एंड ग्रो मोर। और इन फ्यूचर मैं ट्राई करूंगा कि हाँ, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने का। बट हाँ, टीसीएस अभी तो मेरे लिए सफिशिएंट है, इनफ। बट इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू डू दैट बस। So, guys, that was all our questions from Abhishek. And Abhishek, we all thank you that आपने इतना टाइम निकाला हमारे चैनल पे आए, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे से आपने आंसर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने बिजी शेड्यूल से आपने इतना टाइम, अब तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इतना टाइम आपने निकाला। एंड गाइज, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर स्टिल इन सब के बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आपके माइंड में हैं, और आप चाहेंगे कि अभिषेक उसको आंसर करे, तो आप कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को बिंदास पूछिए, ठीक है। अभिषेक हिमसेल्फ विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ओके, सो डोंट वरी। मैं कुछ आंसर नहीं करूंगा, अभिषेक ही आंसर करेगा, ठीक है। एंड सारा सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन, चेक हिज प्रोफाइल। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो ये कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपके ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं या फिर सेकेंड थर्ड ईयर में भी हैं, तो जितना एक्सपीरियंस वो इस वीडियो से गेन कर सकें और जितना इस वीडियो से फायदा ले सकें, तो आप प्लीज उनको ये शेयर करिए। थैंक यू, एंड इस तरह की वीडियो जल्दी आती रहेंगी, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय। थैंक्स टू यू टू रवि।